वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल सिगेला इन्फेक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में नॉर्थ केरला में कुछ एरियाज को हाई अलर्ट पे रख दिया गया क्योंकि 11 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। 20 और सस्पेक्टेड केसेस हैं इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल सिगेला इन्फेक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में नॉर्थ केरला को हाई अलर्ट पे रखा गया क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 20 और लोग सस्पेक्टेड हैं इस सिगेला इन्फेक्शन के बैक्टीरियल प्रभाव को लेकर जो रिपोर्ट किया गया है। यह है क्या? सिगेलोसिस। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। सिगेला नाम के ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो इसको फैलाते हैं। जब ये फैल जाता है तो सिम्टम्स के तौर पे डायरिया, फीवर, स्टमक में जो एक ऐंठन होती है वो हमें फील होने लगती है। इन्फेक्शन से एक्सपोज होने के 1 से 2 दिन के बाद ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। ट्रांसमिशन जो है इस बैक्टीरिया का वो कंटामिनेटेड फूड, वाटर या इन्फेक्शन की किसी और ये जो फूड और वाटर है वो मेनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरिया है वो किसी सरफेस से भी फैल सकता है। जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने कोई सरफेस छू दिया है तो वहाँ पर वो बैक्टीरियाज अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो कोई और इंडिविजुअल उस एरिया के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा हो सकता है कि उसके बाद जब वो अपने मुंह को छुए तो ये बैक्टीरिया उसे इन्फेक्ट कर दे। जनरली इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के माध्यम से किया जाता है जो इस इलनेस के ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर देते हैं। वैसे तो देखिए, जो 10 साल तक के बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ये इन्फेक्शन उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और को होगा नहीं, हो तो ये किसी को भी सकता है। प्रिकॉशंस के तौर पे कंटिन्यूअस हाथ धोते रहना है रनिंग वाटर से। अब ये तो देखिए कोविड की सिचुएशन चल रही है तो रेगुलरली भी हमें करना ही है। अगला आर्टिकल नेप्सिस स्कीम के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, आरसीई। कॉस्ट एस्टिमेट किसी भी चीज का हम एस्टिमेट करते हैं ना, क्या खर्चा आएगा। रिवाइज्ड मतलब दोबारा से उसको रिवाइज किया होगा। किसके लिए ये एस्टिमेट रिवाइज किया गया है? दैट इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है रिवाइज करने के बाद वो 6,700 करोड़ बता दी गई है। अब इसके नाम में काफी कुछ क्लियर हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, वहां का जो पावर सिस्टम है, जो बिजली व्यवस्था है, उसे इंप्रूव करना है। ये तो स्पष्ट हो गया नाम से ही। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल स्कीम के तहत रन कर रही है। यूं तो इसे 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन होता है, मतलब स्टेट के भीतर ही जो बिजली का ट्रांसमिशन है वो स्मूथ हो जाए, बढ़िया हो जाए, हर जगह तक बिजली पहुंच जाए, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा इस स्कीम में। इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक का भी असिस्टेंस मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों 50-50 बेसिस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस स्कीम के लिए। और जो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बजट से दिया जा रहा है। बेनिफिशियरी स्टेट्स होंगे आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। टारगेट ये है कि इसे 2021 तक कमीशन कर दिया जाए। हमारा अगला आर्टिकल सेंटिनलीज के बारे में है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ये कहा कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में अगर हम किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटीज को रन करते हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पज से हो या फिर स्ट्रेटेजिक पर्पज से हो, ये यहां पर रहने वाले सेंटिनलीज ट्राइब के लिए डेथ नील साबित होगा। सेंटिनलीज ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो मोस्ट सेक्लूडेड है, बिल्कुल अलग थलग है, और इसे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की श्रेणी में भी रखा गया है। सेंटिनलीज हैं कौन? देखिए, सेंटिनलीज जिन्हें कई बार
सेंटिनली भी कहा जाता है। ये एक नेग्रिटो ट्राइब है। नेग्रिटो ये जो वर्ड है ये नीग्रो से निकला है और ऐसा माना जाता है कि ये जो इनका ओरिजिन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। ये हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मिलते हैं अंडमान में। जो ये इनहेबिटेंट्स हैं ये जारवा ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आप इनके फिजिकल या लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज़ को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे तो ये हंटर गैदरर होते हैं और जो उनकी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको बहुत लेस डेवलप्ड मिलेंगी। लोकल सी फूड को पकड़ना या खाना, ये तीर और धनुष का इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। सेंटिनलीज लैंग्वेज बोलते हैं जो इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज है। इनकी पॉपुलेशन क्लियर नहीं है क्योंकि अपीयरेंस मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह से सर्वे करते हैं, जितने दिख गए उसी की बेसिस पे कैलकुलेशन कर लिया जाता है। कहा तो ये जाता है कि इनकी संख्या 150 से 40 के बीच में हो सकती है, मतलब 150 भी हो सकती है और कम 40 भी हो सकती है, अंदाजा ही है, एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 इशू किया था, जिसके तहत इनका जो ट्रेडिशनल एरिया है जहां पर ये रहते हैं उसे एक रिजर्व की श्रेणी में रख दिया गया है। वहां पर एंट्री प्रोहिबिटेड है, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर ऑथोराइजेशन के वहां एंटर नहीं कर सकता। जीनोम स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जो अंडमान की ये ट्राइब है ये लगभग 30,000 सालों से यहां रह रही है। इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। अगर बात हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की करें तो ये एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में इन्वॉल्व रहता है, मतलब ह्यूमंस की स्टडी में इन्वॉल्व रहता है। डेटा रिसर्च और जो कल्चरल रिस्पेक्ट है उसे भी ये स्टडी करते हैं। 1945 में इसे फाउंड किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करता है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स की बारे में बात करें तो अंडमान में जो आपको ट्राइब मिलती है दैट इज नेग्रिटो, जिनका ओरिजिन अफ्रीका से माना जाता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवा, सेंटिनलीज ये आ जाएंगे। वहीं आप निकोबार आइलैंड पे जाएंगे तो वहां पर आपको जो ट्राइबल ग्रुप मिलता है वो है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड्स के बारे में माना जाता है कि ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया से आए हैं। इसमें सोम्पेन और निकोबारीज का नाम लिया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ये कहा कि जनवरी 1, 2021 से पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा किसी भी ऐसे चेक ट्रांजैक्शन के लिए जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, ताकि सेफ्टी को एनहेंस किया जा सके और फ्रॉड को एलिमिनेट किया जा सके। आसान भाषा में समझने के लिए आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी। ये व्यक्ति मूवी में लड़के से कहता है कि ये लो एक ब्लैंक चेक, इसमें जितना अमाउंट भरना है भर लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। अब यहां पर जो लड़का है वो कहता है कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर उसकी जगह पर आप हों तो आप ये कह लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको इन्हें ये बताना होगा कि मैं आपका ब्लैंक चेक ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले आप इसमें डिटेल्स फिल करिए और इन डिटेल्स को आप जो बैंक का एप्लीकेशन है उसमें फीड करिए। एट द सेम टाइम आप इस चेक की एक पिक्चर क्लिक करिए और उसे उस एप्लीकेशन पे अपलोड करिए। उसके बाद ही मैं इस चेक को ले सकता हूं। लेना नहीं है, वापस कर देना है। खबरदार जो इस चेक को हाथ भी लगाया जैसे कि ये व्यक्ति लगा रहे हैं। लेकिन आपको इनको ये इंफॉर्मेशन जरूर दे देनी है कि आपका ब्लैंक चेक मैं इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब आरबीआई ने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है जिसके तहत जो ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अब पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत जो भी व्यक्ति चेक देगा उसके लिए जरूरी होगा कि वो बैंक को इंफॉर्मेशन दे कि वो किस अमाउंट का चेक किस व्यक्ति को सौंप रहा है। ये एक प्रकार का फ्रॉड डिटेक्शन टूल है ताकि कस्टमर्स को सिक्योर रखा जा सके। कई बार लोग चेक को फोर्ज करके गलत तरीके से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर मान लीजिए किसी ने किसी को 10,000 पे किया है, वहां पर स्पेस है तो वो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे केसेस आते हैं। तो यहां पर डिटेल्स को वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। अब देखिए इसमें यहां पर होता यह है कि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी तो पहले स्टैब्लिश कर दी गई थी। ड्रॉर वही व्यक्ति होता है जो चेक देता है, जिसको पे किया जाता है उसे पेई कहते हैं। पेई को जब चेक मिलता है तो वो बैंक में अपने
सबमिट कर देता है। पहले इस मैकेनिज्म में बहुत समय लगता था क्योंकि चेक फिजिकल फॉर्म में क्लियरिंग हाउस में जाता था और फिर उस जो ड्रॉई है उसके अकाउंट में उस डिटेल्स को भेजा जाता था। उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था उस इंडिविजुअल के अकाउंट में जिसका ये अकाउंट है, पेई को तब मिलता था। फिजिकल प्रोसेस में काफी समय लगता था। तो अब एक नया प्रोसेस इंप्लीमेंट हो चुका है जिसे कहा जाता है सीटीसी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सीटीसी में इस प्रोसेस को काट छांट कर दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। अब यहां से फिजिकल फॉर्म में चेक को भेजने की बजाय डिटेल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो प्रोसेस थोड़ा स्पीडी हो जाता है। चेक की डिटेल्स उसको स्कैन करके भेज दिया जाता है, क्लियरिंग हाउस उसे क्लियर कर देगा, फिर यहां पर ये जो ड्रॉई का बैंक है वहां से अमाउंट पेई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाता है। तो जो ये नया सिस्टम आया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा बैंक के पास तो होता ही है, एट द सेम टाइम ये ड्रॉई अगर ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में 50,000 से बड़े अमाउंट के चेक की डिटेल्स बैंक को ऑलरेडी अवेलेबल करवा दे, तो जो ये सीएमएस, ये जो क्लियरिंग सिस्टम अभी नया वाला आया है दैट इज सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स बैंक के पास होंगी ही, तो वो दोनों को मैच कर लेंगे। उसमें अगर सब कुछ सिमिलर है तो वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे, अगर सिमिलर नहीं है तो वो होल्ड कर देंगे, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी वहां पर दिखाई पड़ती है तो। इसमें चेक की लिमिट को 50,000 रखा गया है। ये जो सिस्टम है ये 20% बाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स को कवर करेगा, लेकिन चूंकि यहां पर वैल्यू लिमिट 50,000 से ऊपर रखी गई है तो बाई वैल्यू ये 80% जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाई चेक उसको कवर कर लेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह कहा गया है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का जो सिस्टम है वो डेवलप करें पार्टिसिपेंट बैंक्स के साथ मिलकर। तो अभी जो मैंने व्यवस्था आपको बताई कि हाँ बैंक का एप्लीकेशन है, वहां पे आप डिटेल्स और स्कैन करके डाल दीजिए, एक्चुअली में ये मैकेनिज्म मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का बताया था। उन्होंने 2016 में ही ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया था, तो वो व्यवस्था तो उनके पास है। बाकी एनपीसीआई बाकी की डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब वो कैसा सिस्टम बाकी बैंक्स के लिए बनाने वाले हैं। हमारा अगला आर्टिकल इंटेंशनल जीनोमिक एल्टरेशन के बारे में है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जीनोम एडिटिंग के बाद डेवलप हुए एनिमल को एज अ फूड अप्रूव कर दिया है। ऐसा पहली बार किया गया है कि इंटेंशनल जेनोमिक एल्टरेशन से तैयार किए गए किसी एनिमल को फूड के लिए अप्रूव किया गया हो। यह अप्रूवल डोमेस्टिक पिग को दिया गया है जिसे गल्से पिग्स कहा जाता है। देखिए, जेनोमिक एल्टरेशन में स्पेसिफिक चेंज कर दिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में। इसे जीनोम एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है किसी भी एनिमल का, उसमें या तो जो डीएनए है उसे इंसर्ट कर दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे कई तरीके के बदलाव हो सकते हैं। उस एनिमल की ग्रोथ तेज हो सकती है, वो सर्टेन डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ऐसा समटाइम्स रिसर्च पर्पज से, कई बार कंजम्पशन के लिए और कई बार एनिमल को किसी पर्टिकुलर डिसीज से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें उसके फिजिकल ट्रेट्स में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लाइक उसका आई कलर, उसका डिसीज को बेयर करने की कैपेसिटी, इन सब में बदलाव हो जाता है। हमारा अगला आर्टिकल इंडिजीनियस गेम्स के बारे में है। अभी 4 इंडिजीनियस गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बना दिया गया, जो कि हरियाणा में शेड्यूल्ड हैं। इन चारों के नाम हैं गटका, कलारीपयट्टू, थांगता और मल्लखंब। कलारीपयट्टू के बारे में बात करें तो इसे कलारी भी कहा जाता है, इंडियन मार्शल आर्ट है केरला का। इसे सबसे पुराना सर्वाइविंग मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। थांगता की बात करें तो इसे हुयेन लालोंग भी कहा जाता है। ये मणिपुर का है, जहाँ की मैतीस जो एथनिक ग्रुप है वो इसे प्रैक्टिस करते हैं। ये फाइटिंग स्किल और वर्शिप दोनों से ही एसोसिएटेड है। तीसरा है गटका, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है पंजाब का, जो वहाँ के निहंग सिख वॉरियर्स हैं वो इसे प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी और स्पोर्ट के लिए भी। मल्लखंब एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें हवा में योगा किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, और एक खंभे का सहारा लिया जाता है इसे परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसे मल्लखंब कहते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम को देखिए, स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। यहाँ पे जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है स्पोर्ट डिसिप्लिन में। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता है, और जिन लोगों को अप्रूव किया जाता है उन्हें एनुअली 5 लाख 8 साल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब एक अच्छा सा काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दे दी जाती है। स्टेट वाइज बजट एलोकेशन तो अभी इसका नहीं किया गया है, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के बेसिस पे प्रोजेक्ट वाइज ही फंडिंग अभी तक की जा रही है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसी के तहत परफॉर्म किए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल
हिमालयन ट्रिलियम के बारे में है। हिमालयन ट्रिलियम एक कॉमन हर्ब है जो कि हिमालयाज में पाई जाती है। अभी हाल ही में IUCN ने इसे इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि कुछ समय तक लोगों को पता नहीं था कि ये बड़े काम की चीज़ है, लेकिन जब जैसे ही लोगों को पता चला कि ये बहुत काम की चीज़ है और ये एक मेडिसिनल हर्ब है, तो इसको बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट किए जाने लगा और इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। लगभग 15,000 रुपए पर केजी के आसपास, 15 से 20,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत हो गई पर केजी में। और उसके बाद ये मोस्ट ट्रेडेड कमर्शियल प्लांट बन गया बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेडिसिनल क्वालिटी। ये टेम्परेट और सब अल्पाइन जोन्स में मिलता है 2400 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ये इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आपको दिख जाएगा। इंडिया में 4 स्टेट्स में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। इसे नाग छतरी भी कहा जाता है लोकल एरियाज में। इसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। अब इतने काम का ये क्यों है? इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। पेचिस, घाव, फोड़े, इन्फ्लेमेशन, घाव बहुत खराब हो जाए तब, इवन मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी हाल की रिसर्चेस में ये पता चला कि इसे एंटी कैंसर और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये जो त्वचा है उसे सही रखेगा, आप की एज बढ़ेगी लेकिन दिखेगी नहीं। तो ऐसा अगर कोई प्लांट है तो डेफिनेटली उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेकिन अब इसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। आखिर ये इतना तेजी से डिक्लाइन क्यों कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा हो रहा है। एज वी नो, इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी लाइफ साइकिल लॉन्ग है, मतलब इसको पूरा तैयार होने में समय लगता है। इसका सीड डिस्पर्सल बहुत वीक है, बहुत तेजी से फैल नहीं पाता, और हाई मेडिसिनल क्वालिटी है, तो ट्रेडिंग के लिए भी वल्नरेबल हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। सिगेला इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिसीज है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड सिगेला, इसे कॉज करता है। सेंटिनलीज, इन्हें सेंटिनली भी कहा जाता है, नेग्रिटो ट्राइब हैं जो लक्षद्वीप में रहते हैं। इंटेंशनल जीनोम अल्टरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अभी अप्रूव कर दिया है IGA को लाइन ऑफ डोमेस्टिक पिक्स के लिए। चौथा है कालारी पयट्टू, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट फॉर्म है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वेल नोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।